नमस्कार बच्चों, जय हिंद। आप लोगों का वापस से हार्दिक स्वागत है वर्क एनर्जी के अगले अध्याय में। लास्ट वीडियो लेक्चर जो था वो हमारा था कि हमने वर्क को नेचर में ऑब्जर्व किया, डे टू डे लाइफ में जो हम काम करते हैं और उसको करने में जो ऊर्जा लगती है, इनके बीच में जो रिलेशन है उस चीज को डिस्कवर किया नेचर में अपनी साधारण डे टू डे लाइफ से, और वर्क के समीकरण को खोजा। और ये वो की पॉइंट्स हैं जो हमें समझ आए कि वर्क और एनर्जी का जो स्केल होता है वो पैरेलल होता है। साथ ही साथ वर्क जो होगा वो चेंज इन एनर्जी के बराबर होगा। वर्क क्या होता है ये समझ लिया हमने, एनर्जी क्या होती है वो समझा हमने। और इसी बात से हमें इन्हीं चीजों पे चर्चा करते करते हमें ये समझ आया कि वर्क और एनर्जी का स्केल बेशक पैरेलल होता है, बट वर्क चेंज इन एनर्जी के बराबर होता है। तो इसी बात से हमें एक नीड निकल कर आती है कि ये जो एनर्जी का समीकरण है, जो एक्चुअली में इक्वेशन है, देखो वर्क ये बता रहा है कि ऊर्जा में कितना परिवर्तन आया। अगर किसी पर पॉजिटिव वर्क डन हुआ है तो उसने कितनी ऊर्जा गेन करी वो वर्क के बराबर होगा, और यदि किसी पर नेगेटिव वर्क डन हो रहा है तो उसने कितनी ऊर्जा लूज करी, वर्क उसके बराबर होगा। लेकिन अगर किसी वस्तु के पास अगर कोई ऊर्जा है तो वो कितनी मात्रा में है, ये अब हमें यहां पर ढूंढना है कुदरत के अंदर, और नेचर में इस चीज को डिस्कवर करना है। तो नीड हमें पता है। अब एनर्जी क्या है उसके बारे में हम जानते हैं कि एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, काम करने की जो हमारी क्षमता है वही हमारा वर्क है। तो जो हमारी एनर्जी है उसको अगर हम देखें तो एक पार्टिकल के लिए वो एनर्जी है उसका मोशन, यानी कि उसके पास वेलोसिटी कह लो या फिर स्पीड कह लो। स्पीड कितनी है इससे डिफाइन होगा कि उसके पास एनर्जी कितनी है, लेकिन उसका समीकरण अभी हमें नहीं पता है। तो अब करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि जो ज्ञान हमारे पास है उस ज्ञान की मदद से आप नेचर से वार्तालाप करो, यानी कि बात करो और ऑब्जर्व करो। नेचर अपने आप स्वयं ज्ञान आपको देकर जाएगा, तो वही करते हैं। इस पॉइंट को हमने ऑलरेडी अब समझ लिया है कि वर्क चेंज इन एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि एक बॉडी लेते हैं। ऑब्वियसली इसका मास हम m ले लेते हैं कि इसका मास m है। अब हम क्या करते हैं कि देखो जो पता है वही करेंगे, यानी कि हम वर्क करते हैं इस पे। ठीक है, सिंपली वर्क पे फोकस करते हैं कि मैंने इस पर फोर्स लगाया F, और मान लेते हैं जिस मोमेंट मैंने फोर्स लगाया, अब इसकी दो पॉसिबिलिटी ले सकते हैं कि या तो इसकी रफ्तार शून्य होगी या फिर इसके पास रफ्तार होगी। तो मैं कहता हूं कि चलो इसके पास एक रफ्तार ले लेते हैं u, और हमने इसको एस डिस्प्लेसमेंट तक, जब इसने एस डिस्प्लेसमेंट किया उस दौरान, इस डिस्प्लेसमेंट के दौरान ही फोर्स लगाया, और जब हमने फोर्स को लगाना बंद किया, यानी कि जब इसका एस डिस्प्लेसमेंट हो जाता है तो इसकी रफ्तार v पर पहुंच जाती है। ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हम एनर्जी के समीकरण को खोजना चाहते हैं, वो हमें नहीं पता है। अब सेल्फ लर्निंग क्या होती है? एक वैज्ञानिक जब किसी चीज को पहली बार खोज रहा है तो वो कैसे खोजेगा, वो बात तो अब आपको पता ही है कि जो ज्ञान आपके पास है उसके जरिए बात करो। ठीक है, बस यही करना है। अब जरा सोचो, वर्क के बारे में हमें अभी तक क्या पता चल चुका है, उसी का प्रयोग करते हैं कि वर्क चेंज इन एनर्जी के बराबर है। तो हम कर क्या सकते हैं? वर्क करते हैं, फिर देखते हैं कि कुछ नया कुदरत से हमें ज्ञान प्राप्त होता है या नहीं होता है। तो हमने फोर्स लगाया, एस डिस्प्लेसमेंट तक फोर्स लगाया, तो जिसने फोर्स लगाया वर्क उसका कहलाएगा। तो भैया चलो मैं लगा रहा हूं ये फोर्स, तो मेरा वर्क कितना है? तो अगर मैं अपने वर्क को कैलकुलेट करूं तो मेरा वर्क यहां पर आएगा एफ मल्टीप्लाई एस, क्योंकि एफ और एस की डायरेक्शन सेम है। तो डॉट प्रोडक्ट भी करेंगे तो वो कॉस जीरो यानी कि 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा वर्क। अब मैं यहां पर देखूं तो मेरा फोर्स जो मैंने यहां पर लगाया है, ठीक है, उस फोर्स को अगर मैं देखूं तो मैंने यहां पर कांस्टेंट फोर्स लगाया है। ठीक है, कांस्टेंट फोर्स लगाया, और मैं वेरिएबल भी लगा सकता हूं, कांस्टेंट भी लगा सकता हूं। तो जिस चीज की जानकारी अमूमन हमें नहीं होती है, हम शुरुआत सबसे इजीएस्ट पार्ट से करते हैं, क्योंकि जब इजीएस्ट ही नहीं पता है तो उससे ऊपर यानी वेरिएबल के लिए तो हमें हम तैयार ही नहीं है। वेरिएबल पे हम पहुंच सकते हैं लेकिन पहले उसके बेसिक स्टेप को हमें समझना होगा। तो हम शुरुआत करते हैं इस ऑब्जर्वेशन की कांस्टेंट फोर्स के साथ। तो कांस्टेंट फोर्स अगर मैंने लगाया है तो मेरा वर्क एफ एस के बराबर होगा, और अगर वेरिएबल लगाऊंगा तो वो मेरा इंटीग्रेशन से होगा, जो कि हम अगले अध्याय में चर्चा करेंगे, यानी अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे उसकी। ठीक है, तो अभी तक हमने इंटीग्रेशन वाले पार्ट को छेड़ा भी नहीं है, मतलब कैलकुलस वाले पार्ट को छेड़ा नहीं है, तो अभी हम उसकी चर्चा नहीं करते हैं, बेसिक पे रहेंगे। तो कांस्टेंट फोर्स अगर मैंने लगाया है तो मेरा वर्क इसके बराबर होगा। अब जो जानकारियां मुझे पता है उनको लिखते हैं कि मेरा जो फोर्स होगा वो मास टाइम्स एक्सीलरेशन के बराबर होता है। ठीक है, तो इससे मैं इस बॉडी का एक्सीलरेशन निकाल सकता हूं, जो कि आ जाएगा एफ अपॉन में एम के इक्वल। ठीक है, जो जो जानकारियां पता है उससे देखते हैं। अब क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा, एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा तो जो ज्ञान आपके पास है उसके जरिए आप और क्या क्या देख सकते हो उसमें। आप बस ये कह सकते हो कि यार मैं इसका मोशन बता सकता हूं, जो कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए ये होगा, टी टाइम में इसकी वेलोसिटी के बीच में संबंध बता सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट और इनिशियल वेलोसिटी और टाइम के बीच में संबंध बता सकता हूं, और यहां पर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस,
ये बता सकता हूं। क्यों बता सकता हूं? कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए ये एप्लीकेबल है और ये मुझे पता है तो मैं कर सकता हूं। वर्क का समीकरण मुझे पता है तो वो मैं कर सकता हूं। एक्सीलरेशन मैं निकाल सकता हूं। तो इन शॉर्ट मैंने अभी वो कोई भी काम नहीं किया जो मुझे नहीं पता हो, मैंने वही किया है जो मुझे पता है। अभी तक मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। ठीक है, अब देखा जाए तो ज्ञान के अनुसार बात करते हैं। वर्क क्या है? चेंज इन एनर्जी के बराबर है। ठीक है, अब मैं कहता हूं, अब इससे बात करते हैं, सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं, इसे मैथमेटिकली बात करते हैं कि इसके पास एक रफ्तार है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि इसके पास कोई एनर्जी है ई इनिशियल। ठीक है, जिसका समीकरण मुझे नहीं पता है लेकिन है, क्योंकि इसके पास तो रफ्तार है। और यह बात हमने जान लिया कि अगर किसी वस्तु में रफ्तार है तो उसमें क्षमता है काम करने की। ठीक है, और फिर मैं यहां पे देखूं तो यहां पर क्या है? ई फाइनल, क्योंकि यहां पर भी रफ्तार है। अब अगर मैं देखूं यहां पर तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि मैं इस बॉडी पर पॉजिटिव वर्क डन कर रहा हूं, क्योंकि F इंटू एस पॉजिटिव रिजल्ट देंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, तो मैंने जो जान लिया है कि अगर पॉजिटिव वर्क डन होगा तो यहां पर गेन इन एनर्जी आएगी, गेन इन एनर्जी होगा। ठीक है, अब यहां पर देखें कि भैया एनर्जी, गेन इन एनर्जी क्या है? बेसिकली डेल्टा ई के बराबर है, जो कि ई फाइनल माइनस ई इनिशियल के बराबर होगा। कुछ भी नया अभी तक मैंने नहीं किया है। ठीक है, हम सिर्फ वार्तालाप कर रहे हैं बस। अब देखो, तो मेरा पॉजिटिव वर्क डन अगर इतना आ गया तो एक काम करते हैं, वर्क डन को अगर मैं देखूं तो वर्क डन है मेरे पास F मल्टीप्लाई एस, जो कि होगा ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। और इसको मैं लिख लेता हूं अपनी इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नंबर 1। ठीक है, अब लिख लिया। अब देखा जाए तो इस इंफॉर्मेशन को देख रहा हूं मैं, कुछ समझ अभी नहीं आ रहा है, मतलब एज अ फर्स्ट ऑब्जर्वर अगर मैं देखूं तो बस मुझे इस इंफॉर्मेशन से अब क्या ही पता चल रहा है। लेकिन मैंने कहा क्या यही इंफॉर्मेशन, जो ज्ञान मेरे पास है उस ज्ञान से कहीं पर ये मैच कर रहा है, मतलब कहीं पर कुछ मिलता जुलता दिख रहा है। तो मैंने कहा यार कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए बस यही तो समीकरण है। इसमें देखूं, इसमें देखूं और इसमें देखूं तो यहां पर तीसरी इक्वेशन पे देखो, क्यूरियस माइंड्स हैं वो बस खोजते रहते हैं, डिस्कवर करते रहते हैं। ठीक है, तो खोजते खोजते अब इन्हीं पे नजर जाएगी, क्योंकि जो पता है आप वही कर सकते हो। तो इस परिस्थिति में यही इक्वेशन ऑफ मोशन लग सकता है। अब अगर इस पे देखा जाए तो इस चीज पर नजर जाती है, ए मल्टीप्लाई एस पर नजर जाती है। और यहां से एक बात समझ आती है कि यार अगर एक्सीलरेशन मल्टीप्लाई एस है और अगर मैं इसको मास से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मास मल्टीप्लाई ए तो हो जाएगा फोर्स मल्टीप्लाई एस, जो कि मेरा वर्क के इक्वल होता है। और इस परिस्थिति में वो इसी के बराबर है। इस परिस्थिति में नहीं, हर परिस्थिति में ये वर्क के बराबर होगा। हमने कहा ओके, तो एक काम करते हैं, रिजल्ट क्या आता है पता नहीं, लेकिन यहां इसको वर्क वाले इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करते हैं, क्योंकि कुदरत ने हमें एक ईस्टर एग दिया है, एक इशारा किया है कि चलो इसको देख लो। तो देखना स्टार्ट किया गया, तो हमने क्या किया, दोनों साइड पे m से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम यहां लिखते हैं एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम यू स्क्वायर प्लस 2 MAS। ठीक है, अब ये कर दिया। अब हमने कहा कि यार यहां तो बड़ी ही मजेदार चीज हो रही है कि यार ये तो बन गया मेरे पास फोर्स और यहां पर एस है, तो मैं ये कह सकता हूं कि एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम यू स्क्वायर प्लस 2F मल्टीप्लाई एस। ओके, चलो ये बन गया। तो अब हम कहते हैं कि यार इस 2 को यहां से हटा देते हैं, तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एस, एंड दैट इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, ऑब्जर्वेशन की ताकत को समझो। हमने कुछ बड़ा काम नहीं किया है, जो पता है वो किया और उसके जरिए एक नई खोज निकल कर आई। और बेसिकली एक्चुअली में तो ये हम खोज चुके हैं। नया खोज क्या है कि हमें यहां पर एनर्जी का समीकरण मिल रहा है। अब देखो कैसे, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। और वर्क डन का जो समीकरण है वो देखो एक डिफरेंस में ही आ रहा है। और ये क्या है और ये क्या है, जरा इन दोनों को ध्यान से देखो। ठीक है, अभी ये मत सोच लेना कि ये कोई फॉर्मूला, मतलब एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला नहीं, आप फर्स्ट टाइम डिस्कवर कर रहे हो तो मेंटेलिटी भी हमें मेंटेन करनी चाहिए। ठीक है, तो अब अगर इसको देखा जाए तो ये जो है और ये जो है, इस समीकरण के हिसाब से चले जो ऑलरेडी डिस्कवर कर लिया है कि वो चेंज इन एनर्जी के बराबर होगा, तो वर्क चेंज इन एनर्जी के बराबर होता है। तो मैं इसको कह सकता हूं कि ये ई फाइनल माइनस ई इनिशियल के बराबर है। इसका मतलब कि ई फाइनल का समीकरण ये है और ई इनिशियल का समीकरण ये है। और यहां से हमें समझ आया कि ई इनिशियल जो यू के साथ रिलेट कर रहा है और ई फाइनल वी के साथ, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के साथ रिलेट कर रहा है। एंड फाइनली दिस इज योर यूरेका मूवमेंट, जहां पर हम लोगों ने इस एनर्जी का जो इक्वेशन है, यदि किसी वस्तु के पास स्पीड होगी जो कि v के बराबर है, तो उसके पास उस मौजूदा रफ्तार में कितनी ऊर्जा है, उसके समीकरण को कुदरत में डिस्कवर कर लिया, यानी कि खोज लिया। और फाइनली इंसानों ने काइनेटिक, मतलब सॉरी अभी तो हम नाम नहीं लेंगे, मैं यहां पर बोलूंगा एनर्जी के समीकरण को हमने खोज लिया। तो एनर्जी यहां पर निकल कर आई, एनर्जी यहां पर निकल कर आई हाफ एम वी स्क्वायर। यदि किसी वस्तु की रफ्तार v है तो उसकी एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर।
और ऐसे इंसानों ने इन चीजों को डिस्कवर किया था। ठीक है, अब क्योंकि ये एनर्जी मोशन के साथ जुड़ी हुई है, यानी कि बॉडी मूव कर रही है, तो हमने इस एनर्जी को एक नाम दिया कि भैया इसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। तो यदि एक वस्तु के पास रफ्तार v है तो उसकी ऊर्जा कितनी होगी? हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होगी। और ये कोई फॉर्मूला नहीं है जिसे आपको याद करना है, ये एक खोज है जो आपको नेचर से खोजनी है, उस इंफॉर्मेशन की मदद से जो ऑलरेडी आपने प्राप्त कर ली है। और अब ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काम आएगा आगे विज्ञान में जो हम खोजेंगे उनमें प्रयोग करने के लिए। इंसान खोजता जाता है, उस ज्ञान की मदद से आगे की चीजें खोजता है, फिर वो उसके डेटाबेस का पार्ट बन जाता है और फिर उस ज्ञान की मदद से वो और आगे की चीजें खोजता है। इसी को असल मायने में रियल लाइफ की तरक्की बोली जाती है, इवोल्यूशन बोला जाता है। और देखो इस तरह से आया काइनेटिक एनर्जी का समीकरण इंसानों के पास। ठीक है, कुछ भी ऐसा है जो हम एज अ सेल्फ लर्नर नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, और वो ये है कि भैया कोई भी चीज इस दुनिया में खोजी जा सकती है, बस आपके पास जो नॉलेज है ना वो सीक्वेंस में होनी चाहिए। मतलब सीक्वेंस में होनी चाहिए का मतलब ये है कि भैया आधा ये पढ़ लिया, आधा वो पढ़ लिया, उधर से पढ़ लिया, इधर से पढ़ लिया, ऐसे नहीं। जानकारी हमेशा सीक्वेंशियल होती है, इसकी मदद से ये खोजा गया है तो ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए सीक्वेंस मायने रखता है। एंड दैट इज वाई 11th-12th में सबसे बड़ा ब्लंडर यही हो जाता है कि हमारे 11th-12th के सब्जेक्ट जो हैं कुछ 11th में है तो कुछ 12th में है, फिर 11th-12th ऐसे ही मैश्ड अप हो रखा है। सो ये एक चैलेंज आता है। अदरवाइज साइंस बहुत ही ज्यादा सिंपल है, जो कि 2+2 को सॉल्व करने जितना ही आसान होता है। बस इस बात का हमें ध्यान रखना है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि हर इंसान सेल्फ लर्नर बन सकता है, सेल्फ डिपेंडेंट बन सकता है। जस्ट राइट सीक्वेंस को पकड़ना है और कुछ नहीं, और खुद पे ट्रस्ट करना है, क्योंकि साइंस को और मैथमेटिक्स को सीखना 2+2 को सॉल्व करने जितना ही आसान हो सकता है, या कह लो उतना ही मैक्स टू मैक्स कठिन हो सकता है जितना 2+2 को सॉल्व करने में आपको एफर्ट लगेगा। ठीक है, तो यहां से फाइनली हमारे पास एक समीकरण आ गया है जो कि है काइनेटिक एनर्जी का, जिसको अगर हम देखें तो हमें वर्क के बारे में पता था कि वो चेंज इन एनर्जी के बराबर है। वर्क से वर्क करने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है, फोर्स के साथ मैंने कांस्टेंट फोर्स लगाया, यहां पर कांस्टेंट फोर्स से ये समीकरण आ सकते हैं। यहां पर मुझे एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट नजर आया, इसको मास से मल्टीप्लाई किया तो मुझे वर्क डन नजर आ गया, और वर्क डन नजर आ गया तो मैंने बस स्मार्टली वर्क डन को एक साइड रखा, बाकी सब कुछ दूसरी साइड ले आया, और ये एक डिफरेंस में नजर आ रहा है। और वर्क डन चेंज इन एनर्जी के बराबर होता है, और ये भी देखो एक डिफरेंस में नजर आ रहा है। तो यानी कि ये एनर्जी फाइनल है, ये एनर्जी इनिशियल है। पैरेलल मैपिंग कर दिया, यानी कि जो रिलेशन फंक्शन सेट्स में जो मैपिंग करते हो वही किया हमने। ठीक है, यानी कि EF बन गया ये, EI बन गया ये, और फाइनली हमें ये पता चल गया कि यदि वेलोसिटी v है तो एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है, वेलोसिटी अगर u है तो एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर है, यानी कि मौजूदा रफ्तार पे आपके पास कितनी ऊर्जा है ये बता रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब अभी इसके पास EF है, मान लेते हैं इसकी वैल्यू 100 यूनिट के बराबर है। ठीक है, 100 यूनिट के बराबर है, और इसकी ऊर्जा 90 यूनिट के बराबर है, तो यानी कि वर्क डन 10 यूनिट का हुआ है, क्योंकि वर्क डन होता है चेंज इन एनर्जी के बराबर। और ये बात याद नहीं करनी है, क्योंकि ये बातें हम नेचर से खोज सकते हैं। ठीक है, अब याद थोड़ी करनी, आप खोज लिया तो हमें पता है, एक जानकारी है, एक इंफॉर्मेशन है, दैट्स इट। ठीक है, सो ये देखो काइनेटिक एनर्जी की डिस्कवरी इस तरह से हुई। अब बढ़ते हैं हम आगे, कि जिसको आप बेसिकली एक पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हो, बट हम अभी इतनी जल्दी उस पर स्विच नहीं करेंगे, बल्कि देखो नेचर को ऑब्जर्व करेंगे और समझेंगे। ठीक है, अब अमूमन एक चीज और है जो इंसान हमेशा करता है और देखता है, ठीक है, चीजों को ड्रॉप करना। ठीक है, चीजों को जब हम ड्रॉप करते हैं, ये एक डे टू डे लाइफ का पार्ट भी कह सकते हो, चीजें गिर जाती हैं। अब हमें पता है कि यार कोई चीज ज्यादा ऊंचाई पे रखी है, तो और अगर वो गिरी तो वो नीचे जमीन तक जब पहुंचेगी उसकी रफ्तार ज्यादा होगी, डे टू डे लाइफ का पार्ट है। और अगर कोई कम हाइट पे रखी हुई है, मतलब नीचे रखी हुई है, और वो गिरेगी तो जमीन तक पहुंचने पर उसकी रफ्तार कम होगी। इसका मतलब हमें यहां पर एक चीज नजर आ रही है कि एनर्जी जो है, ठीक है, एनर्जी जो है वो मोशन के साथ तो एसोसिएटेड है। ठीक है, तो यानी कि उसकी रफ्तार अगर v होगी तो उसकी एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर, या फिर अब हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी उसकी हाफ एम वी स्क्वायर होगी। और ये हाफ एम वी स्क्वायर हमें यहां पर ना एक परिस्थिति में और नजर आ रहा है कि ये हाइट के साथ भी इसका कोई रिलेशन है, हाइट के साथ भी इसका कोई रिलेशन है। ठीक है, जितनी ज्यादा हाइट अगर हम देते हैं और उसको ड्रॉप करते हैं तो उसमें उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। बट हाइट के साथ अगर हम कहें कि ज्यादा हाइट मतलब जमीन के पास पहुंचने पर, ध्यान से सुनना, ज्यादा हाइट मतलब जमीन के पास पहुंचने पर ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कम हाइट मतलब जमीन के पास पहुंचने पर कम काइनेटिक एनर्जी। अब यहां पर एक बात आती है कि अगर कोई रिलेशन है तो वो क्या है, अब इसको कैसे खोजा जाए। अब इस खोज के साथ ना मैं एक चीज बताता हूं, हम डेरिवेशन तो देखो आज तक नहीं करी है और ना आगे करने वाले हैं, हमें यहां अपनी सोच का विस्तार करना है और अपनी सोच को और गहरा करना है। गहराई के साथ में से ज्यादा मतलब सही वर्ड होगा
का मैच्योर करना है और यही हमें इवॉल्व करेगा। तो अब मैच्योरिटी के साथ चीजों को पहले सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, बाद में वो समीकरण लिखेंगे, उस चीज के लिए हमें उतना वो नहीं लेना है, लेकिन इस वर्ड पे फोकस करना, अपनी सोच को मैच्योर करना है। ठीक है, तो अब हम जो जानते हैं उसके जरिए इस रिलेशन को कि हाइट के साथ इसका क्या कनेक्शन है, इसको ढूंढने के लिए जो ज्ञान हमारे पास मौजूद है उसकी मदद से वार्तालाप करते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि भैया ये है अर्थ का सरफेस। ठीक है, अगर मैंने एक ब्लॉक को लिया, ठीक है, ऐसे तो मैंने जमीन पे दिखा दिया, बट अगर मैं उसको एक पर्टिकुलर हाइट पे देखूं, ठीक है, हाइट पे देखूं और अगर मैं इसको यहां से ड्रॉप करूं, ठीक है, तो वो यहां जब पहुंचता है तो उसके पास होगी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसके पास इस पॉइंट पर होगी काइनेटिक एनर्जी, या फिर मैं कहूं हर एक पॉइंट पर रास्ते में जहां पर भी होगा उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन जैसे जैसे ये अपनी हाइट को कम करता जाएगा इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक है, और ये इन स्टेटमेंट्स को ऐसे मत लेना कि आपको ये बातें याद करनी है, नहीं, ये तो आप भी समझ सकते हो ना कि जैसे जैसे नीचे जाता है उसकी रफ्तार बढ़ती है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन की तरह है कि जैसे जैसे वो नीचे जाएगा उसकी रफ्तार बढ़ती जाएगी, यानी कि उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। कौन सी ऊर्जा में? काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, अब अगर काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि हो रही है तो इसको मैच्योर थिंकिंग के साथ अगर सोचें तो हाइट एक स्टोरेज की तरह नजर आ रहा है, मतलब एक स्टोरेज की तरह कि जितनी ज्यादा हाइट होगी ना, जमीन तक पहुंचने पर उसकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी, यानी कि एक तरीके से एनर्जी का ना एक भंडारण हो रहा है। भंडार मतलब उसको रखा जा रहा है, स्टोर करके रखा जा रहा है। ऐसी अनुभूति हो रही है कि जितनी हाइट बढ़ा दूंगा ना उतनी ज्यादा ऊर्जा होगी। लेकिन यहां पर हमें अपने मौजूदा ज्ञान के तहत ही ऑब्जर्वेशन करनी है, आगे का भी हमें कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, तो इसको अगर ऑब्जर्व करें तो इसको नीचे लाने का कारक कौन है, कारण क्या है? कारक मतलब कारण कौन है? तो वो कारण अगर हम देखें तो उसको हम भली भांति जानते हैं कि वो है ग्रेविटी। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण जो है वो इसको नीचे लेकर आ रहा है, और अगर हाइट बहुत बड़ी नहीं है तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट फोर्स की तरह ही एक्ट करता है। ठीक है, इन चीजों के मद्देनजर अगर हम अब इसको ऑब्जर्व करें तो इस पॉइंट को अगर मैं ए पॉइंट मानूं और इसको अगर मैं बी पॉइंट मानूं तो इस पर ग्रेविटी फोर्स लगा रही है। क्या कर रही है? ग्रेविटी फोर्स लगा रही है, और ग्रेविटी ने इस फोर्स के तहत इसको कितना डिस्प्लेस कराया? एच डिस्प्लेसमेंट कराया। और ग्रेविटी और हाइट जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन नीचे है, तो mg का डायरेक्शन अगर नीचे है, हाइट का डायरेक्शन अगर डिस्प्लेसमेंट का, सॉरी हाइट का नहीं, डिस्प्लेसमेंट जो कि h हाइट है उसी अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट करेगा, वो भी अगर नीचे है, तो गुरुत्वाकर्षण जो वर्क कर रहा है वो mgh के बराबर कर रहा है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। ग्रेविटी ने जो वर्क किया वो mgh के बराबर है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और उसी वर्क की वजह से इसमें ऊर्जा आई है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये ज्ञान मैंने प्राप्त कर लिया है कि यदि किसी चीज पर पॉजिटिव वर्क डन होगा तो यहां पर गेन इन एनर्जी आएगी, गेन इन एनर्जी आएगी, यानी कि इस वस्तु को जो ऊर्जा प्रदान कर रहा है वो ग्रेविटी कर रहा है। और कैसे कर रहा है? क्योंकि ग्रेविटी फोर्स लगाती है, और अगर फोर्स लगा रहा है यानी कि ये ऊर्जा उसको किसने दी? इट मींस कि यहां पर उसके पास ऊर्जा है ही नहीं। अब यहां पे ट्विस्ट आता है। ठीक है, ट्विस्ट क्यों आता है? क्योंकि जो अभी तो खैर मैंने वो चीज नहीं पढ़ाई है, लेकिन ट्विस्ट इसलिए आएगा, मतलब ट्विस्ट नहीं, दिमाग में एक सवाल आएगा कि यार पुरानी क्लासेस में जो हमने पढ़ा है कि इस हाइट पर तो इतनी एनर्जी होती है, तो मैं बस ट्विस्ट इस चीज में कह रहा हूं कि आपकी सोच की मैच्योरिटी को मैं इंक्रीज करना चाहता हूं, और कुछ नहीं। लेकिन हम अगर स्टेप बाय स्टेप ऑब्जर्वेशन से चलेंगे तो सारी बातें क्रिस्टल क्लियर होंगी। ट्विस्ट ये है कि ए पॉइंट पर इसके पास कोई ऊर्जा है नहीं। ठीक है, लॉजिकली देखो, ए पॉइंट पे इसके पास कहां है ऊर्जा? नहीं है ऊर्जा। ठीक है, बी पॉइंट पर, हाँ, ए पॉइंट से जैसे जैसे नीचे आएगा ऊर्जा बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि इस पर पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है, तो वो एनर्जी को गेन कर रहा है। ठीक है, अब हम कहते हैं जो प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है कि इस हाइट पर इसके पास एनर्जी है जो कि स्टोर्ड फॉर्म में है, उस चीज की मैच्योरिटी को अब हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो टेक्निकली यहां पर काइनेटिक एनर्जी नहीं है। ठीक है, टेक्निकली यहां पर काइनेटिक एनर्जी नहीं है, या फिर मैं अभी काइनेटिक वर्ड का यूज नहीं करता हूं, मैं कहता हूं कि यहां पर ऊर्जा ही नहीं है, और ये ऊर्जा नीचे आते आते बढ़ेगी। और क्यों बढ़ेगी? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण उस पर फोर्स लगा रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अभी के लिए यहां पर मुझे एनर्जी नजर नहीं आ रही है, लेकिन फिर एक बात आती है। अब हम सोचते हैं कि यार ये इस हाइट पर अपने आप तो जाएगा नहीं, ध्यान से सोचना, अपने आप तो जाएगा नहीं, तो इसको यहां से वहां तक लेके कौन जाएगा? ऑब्वियसली कोई पर्सन लेकर जाएगा, कोई एक ऑब्जेक्ट चाहिए जो उसको यहां से वहां मूव कराए। तो अगर मुझे इसको ऊपर लेकर जाना है तो मुझे ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स मैं यहां पर बोल देता हूं
फोर्स बाई मी, मैं अविनाश का ए ले लेता हूं, यानी कि एफ ए फोर्स मैं लगाऊंगा और इसको ऊपर तक लेकर जाऊंगा, ठीक है, ऊपर तक लेकर जाऊंगा। और ऑब्वियसली मेरा एफ ए जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन एम जी होना चाहिए, तभी मैं इसको उठा सकता हूं। गणितीय समीकरण आसानी से समझ आ रहा है। तो मैं इसको उठा के जब इस हाइट तक लेके जा रहा हूं, तो इस दौरान मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इस पर वर्क डन कर रहा हूं। अब यहां पर मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन थोड़ी ज्यादा होगी, तो ध्यान रखना, मुश्किल कुछ भी नहीं है, 2+2 को सॉल्व करने जितना ही आसान है, मैच्योरिटी के साथ सोचना है, ठीक है। तो बस अब उस चीज पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो मैं यहां पर 1 मिनट के लिए स्क्रीन को थोड़ा सा साफ, स्क्रीन कह रहा हूं, बोर्ड को थोड़ा सा साफ कर लेता हूं, आपके लिए तो स्क्रीन ही है। तो यहां पर अभी हटा देते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, एक बॉडी है, ठीक है। अब मैं यहां पर, ये जमीन पे रखी है, ठीक है, मैं इस पर फोर्स लगाता हूं एफ ए, जिससे मैं इसको इस हाइट तक लेकर आऊंगा, इस हाइट तक लेकर आऊंगा, जो कि होगा मेरे लिए एच हाइट, ठीक है, एच हाइट तक लेकर आऊंगा। इस दौरान मैं इस पर वर्क कर रहा हूं और साथ ही साथ ग्रेविटी भी इस पर वर्क कर रही है। जरा ध्यान से देखना, मैं इस पर जो वर्क कर रहा हूं वो किसके बराबर होगा, एफ ए मल्टीप्लाई एच के बराबर, ठीक है। एफ ए की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट, ये ऊपर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कहां है, ऊपर है। तो एफ ए कांस्टेंट लगा रहा हूं मैं, कांस्टेंट फोर्स है, तो एफ ए मल्टीप्लाई एच, ये क्या है, वर्क डन बाई मी, ठीक है, वर्क डन बाई मी। तो ये मेरा वर्क डन है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ ग्रेविटी ने भी एक वर्क किया है, और वो क्या है, ग्रेविटी ने तो mg फोर्स नीचे लगाया है, नीचे फोर्स लगने के साथ ये ऊपर जब पहुंच रहा है, ठीक है, एच हाइट पे जब पहुंचा है, तो इसने, ग्रेविटी ने कितना वर्क किया है, mg नीचे है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन ऊपर है, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी इज इक्वल टू माइनस mg h के बराबर है, mg h के बराबर है। अब मैच्योरिटी के साथ सोचते हैं, ठीक है। अगर अगर एफ ए ग्रेटर देन ग्रेटर देन mg होगा, ग्रेटर देन mg होगा, ठीक है, तो क्या होगा, अगर मेरा फोर्स mg से ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली नेट एक्सीलरेशन, ये वो ज्ञान है जो आप प्राप्त कर चुके हो, ठीक है, नेट एक्सीलरेशन ऊपर कितना होगा, एफ ए माइनस एम जी इज इक्वल टू एफ नेट, कहां पे, ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है। और नेट फोर्स अगर ऊपर की तरफ है तो बॉडी एक्सीलरेट करेगी, बॉडी अगर एक्सीलरेट करेगी तो यहां पर आकर उसकी कोई वेलोसिटी होगी, और यदि उसके पास कोई वेलोसिटी होगी तो इसका मतलब यहां पर उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होगी। अब देखो, अब यहां पर अगर काइनेटिक एनर्जी होगी तो मैं ये सोचना चाह रहा हूं, अब सारी बातों को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि यार एक पर्टिकुलर हाइट पर तो ऊर्जा होती है, ऐसी अनुभूति, जैसे जितनी हाइट उतनी ऊर्जा, जितनी हाइट उतनी ऊर्जा, ये होता है, ठीक है, ऐसा अनुभूति हमें लग रहा है, क्योंकि जितनी हाइट हम बढ़ाते हैं, छोड़ते हैं, तो नीचे आने पर उसकी रफ्तार बढ़ जाती है, तो वो स्टोर्ड एनर्जी जैसा कुछ लग रहा है, लेकिन अभी तक हमें पता नहीं है, हम उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं जानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसे ऊपर ले जा रहा हूं तो मैं पॉजिटिव वर्क डन करूंगा, अगर मैं पॉजिटिव वर्क डन करूंगा अगर, ठीक है, और मेरा फोर्स अगर mg से ज्यादा होगा तो ये एक्सीलरेट करेगा और यहां पर काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। मैं लेकिन ये जानना चाहता हूं कि भैया काइनेटिक एनर्जी तो भैया वो शुद्ध फॉर्म ऑफ एनर्जी हो गई जो वर्क करने की काबिलियत रखता है, ठीक है, वर्क करने की काबिलियत रखता है। और इस लाइन पर अभी थोड़ी देर बाद हम डिटेल में बात करेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, वही काम करने की क्षमता रखता है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि यहां कोई काइनेटिक एनर्जी ना हो। ऐसा मैं क्यों चाहता हूं, क्योंकि मैं स्टोरेज जो है कि कितनी हाइट और नीचे आने पे कितनी ऊर्जा, इनके बीच में कनेक्शन ढूंढना चाहता हूं। तो ऐसा करने के लिए ठीक है, मैं चाहूंगा कि मेरी वजह से उसमें कोई काइनेटिक एनर्जी ना आए। लेकिन अब हमारे दिमाग में ना इन्हीं सब चीजों को लेकर कंफ्यूजन आती है कि यार अगर मैं यहां से यहां ले जाऊंगा तो भैया वेलोसिटी तो चाहिए ही चाहिए ना, बिना वेलोसिटी के मैं उसको ट्रेवल कैसे कराऊंगा, बिना वेलोसिटी के ट्रेवल नहीं करा सकता हूं। तो इसी चीज को लेकर ना आपने किताबों में एक बहुत ही वर्ड सुना होगा, इनफाइनाइटेसिमल, ठीक है, इनफाइनाइटेसिमल वर्क डन, ऐसा वर्ड आपने सुना होगा, और इसको लेकर हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी रहते हैं, ठीक है। तो देखो उस चीज में क्या करते हैं लोग कि वो जो बातें, इनफाइनेटेसिमल का जो मीनिंग है जो मैं अभी बोलने वाला हूं उस स्टेटमेंट से थोड़ा अलग है, लेकिन इसको भी मैं समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, लेकिन थोड़ा मैच्योर करने के बाद। अब इस वर्ड से आप कंफ्यूज मत होना, अभी के लिए हम इस वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। आप ऐसा समझो कि मैं यहां पर ना एक काम करता हूं, ठीक है, ऊर्जा जो होती है ना उसका लॉस भी कराया जा सकता है, ठीक है, जो कि हम किसी और कारण से कर सकते हैं, अपोजिट फोर्स लगा दिया या ऐसा वैसा, या फिर आप ऐसा मतलब देखो लॉस तो होती है ऊर्जा की, हालांकि अभी हमने इसके बारे में चर्चा नहीं करी है, तो हम उस लॉस का इस्तेमाल करते हैं। लॉस हो सकता है जो कि हम आगे पढ़ेंगे ही, अभी के लिए मान लो लॉस कराऊंगा मैंने इसको बहुत लिटिल सी या फिर कोई भी वैल्यू दे दो, फर्क नहीं पड़ता है, लिटिल सी वेलोसिटी दे दी है, ठीक है। और फिर मैं कहता हूं कि मैं जो मैंने फोर्स अप्लाई किया वो mg के बराबर रखूं, तो इस बॉडी पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, शून्य।
और अगर बॉडी के पास एक वेलोसिटी है और नेट फोर्स उस पर जीरो है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा। और जैसे ये एच हाइट पे पहुंचता है, जैसे ही ये एच हाइट पर पहुंचता है और वहां पर मैं उससे इस वेलोसिटी को छीन लेता हूं, यानी कि अगर वेलोसिटी है तो ऊर्जा है, बहुत हल्की सी काइनेटिक एनर्जी है इसके पास, ठीक है, दे दी, इस हाइट पे पहुंचने के बाद छीन ली, यानी कि दिया और ले लिया, ठीक है, यहां पे लॉस करा दी वो एनर्जी। तो अब अगर उस केस को देखा जाए तो उस केस में मैंने क्या किया, जो एफ ए था ना वो एग्जैक्टली mg के बराबर लगाया ताकि ये बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ इस पॉइंट तक पहुंच जाए। ऐसा हमने किया। हमारी बुक्स में इसका कोई जिक्र नहीं है, वो इनफाइनाइटेसिमल वर्क डन के बारे में ही बोलते हैं, जिससे बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं। बट एक ही चीज को क्यों फॉलो करना है, जब हम दूसरे तरीके से भी वही काम कर सकते हैं तो हम दूसरा तरीका अपना लेते हैं, हल्की सी वेलोसिटी देते हैं, एच हाइट तक पहुंचाते हैं और उस वेलोसिटी को वहां पे छीन लेंगे, ठीक है। तो बात वही हो गई कि मैंने वही अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया जो वेट के बराबर है और मैंने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक उसे पहुंचा दिया जिसकी डिस्प्लेसमेंट हाइट एच के बराबर है, ठीक है। चलो, तो मैच्योरिटी बन रही है हमारे ब्रेन की ऐसे ही, थोड़ा सा गहराई के साथ बात करनी है और कुछ नहीं, ठीक है। ऐसे तो देखा जाए तो बस एमजीएच फॉर्मूला आपको याद करा दो, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। मैच्योरिटी भी बढ़ानी है ना हमें ब्रेन की, इसलिए ये सब चीजें कर रहे हैं, ठीक है। अब तो मैंने ये फोर्स अगर इतना लगाया, अब इस परिस्थिति में अभी तक मैं क्या कर रहा था कि ये कर रहा था, मेरा फोर्स जो था mg से ज्यादा था, नेट फोर्स था, एक्सेलरेट कर रहा था, काइनेटिक एनर्जी आ रही थी। लेकिन अब मैंने क्या किया कि भैया एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जो कि ऑब्वियसली रियल लाइफ में अचीव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, तो ये इमेजिनरी सिचुएशन है, ठीक है। इमेजिनेशन की दुनिया में तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, हल्की सी वेलोसिटी दे दी, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से एच हाइट तक लेके गया और यहां जाके छीन ली उससे, ठीक है, जो कि किया जा सकता है लेकिन एक्यूरेटली रियल लाइफ में करना थोड़ा मुश्किल है। तो इमेजिनेशन की दुनिया में करते जहां हमारी एफिशिएंसी 100% होती है, तो वहां किया हमने, यहां पे पहुंचाया। तो अब मेरा वर्क डन कितना होगा, मेरा वर्क डन अगर एफ ए की मैग्नीट्यूड mg के बराबर है तो वर्क डन बाई मी इज इक्वल टू mgh और वर्क डन बाई ग्रेविटी इज इक्वल टू माइनस mgh। और अब अगर इस सिचुएशन को देखा जाए तो हमें क्या समझ आता है कि अगर बॉडी पर पॉजिटिव वर्क डन होता है, ध्यान से सुनना, अगर बॉडी पर पॉजिटिव वर्क डन होता है तो वो बॉडी एनर्जी गेन करती है, ठीक है। मैंने काम किया, मैंने इसको ऊर्जा दी, मैंने ऊर्जा दी, ठीक है, मैंने इसको गेन कराया, गेन, ठीक है, गेन इन एनर्जी, ठीक है। लेकिन वही गुरुत्वाकर्षण ने जितना मैंने उसको गेन कराया ना, सेम अमाउंट देखो माइनस में आ रहा है, सेम अमाउंट माइनस में आ रहा है क्योंकि फोर्सेस तो बराबर है। उतनी ऊर्जा जो है गुरुत्वाकर्षण ने लूज करा दी, लूज इन एनर्जी, ठीक है। तो टेक्निकली इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद इसके पास कोई एनर्जी है ही नहीं, मैंने 10 रुपए दिए और गुरुत्वाकर्षण ने 10 रुपए छीन लिया, तो उसके पास कितने रुपए बैलेंस है, 0 रुपीज बैलेंस है। तो टेक्निकली यहां पर ऐसा देखा जाए तो यहां पर नो एनर्जी है, नो एनर्जी है, ठीक है, नो एनर्जी है। लेकिन अब हम यहां पर प्रीवियस क्लासेस में चले तो हम कहते हैं कि यार इस हाइट पर इतनी एनर्जी होती है, ठीक है, तो सोच की मैच्योरिटी को बढ़ाते हैं। टेक्निकली देखा जाए, इस ऑब्जर्वेशन से ये समझ आ रहा है कि किसी पर्टिकुलर हाइट पर ना कोई एनर्जी नहीं है। अब ये एनर्जी आ कहां से रही है, आ इसलिए रही है कि इस पॉइंट पे मैंने इसको रोक के रखा हुआ है। कैसे, ग्रेविटी तो इसको नीचे खींच रही है और मैंने ऊपर फोर्स लगा रखा है जो कि mg के बराबर है और मैंने यहां पर वेलोसिटी छीन लिया, तो इस हाइट पर ये बॉडी रुकी हुई है। अब ये काइनेटिक एनर्जी में कैसे आएगा, जब मैं अपने इस फोर्स को यहां से कट कर दूंगा, जैसे ही मैं फोर्स लगाना बंद कर दूंगा, अब ये बॉडी फ्री हो चुकी है और फिर ग्रेविटी का जो फोर्स है वो लग रहा है, अब ये फोर्स इसको ट्रेवल कराता हुआ नीचे लाएगा और इस पॉइंट पे जब आएगा तो इसके पास एनर्जी होगी, कौन सी, काइनेटिक एनर्जी होगी। कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। क्यों, क्योंकि मैंने अपना जैसे फोर्स हटाया, अब जो ग्रेविटी है ना वो फोर्स लगा रही है और वो फोर्स तो हमेशा लगाती रहेगी, वो फोर्स लगा रही है और अब क्योंकि ये डिस्प्लेस नीचे कर रहा है और फोर्स भी नीचे है तो इस पर पॉजिटिव वर्क डन करने लगी ग्रेविटी और इसको ऊर्जा मिलनी स्टार्ट हो गई। तो टेक्निकली, ठीक है, सोचा जाए तो किसी हाइट पर एनर्जी थी ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर अब इसको और थोड़ी मैच्योर थिंकिंग के साथ सोचें कि मैं इसी चीज को, यही काम जो मैंने किया, कांस्टेंट फोर्स जो मैंने mg के बराबर लगाया था, अगर मैं एक बॉडी को h1 हाइट तक लेकर जाऊं, ठीक है, और बॉडी को h2 हाइट तक लेकर जाऊं, ठीक है, ये h1 हाइट है और ये h2 हाइट है, ठीक है, दोनों प्रक्रिया में सेम तरीके से कर सकता हूं। लेकिन दोनों केसेस में क्या होगा, h1 हाइट पर भी उसके पास कोई ऊर्जा नहीं है, ठीक है, कोई ऊर्जा नहीं है क्योंकि जितनी मैंने दी उतनी तो ग्रेविटी खा गया। h2 हाइट पर भी जितनी मैंने दी उतनी ग्रेविटी खा गया क्योंकि यहां पर मैंने वर्क डन कितना किया, mgh1 का, और ग्रेविटी ने कितना किया, माइनस mgh1 का, तो जितना मैंने दिया उतना उसने ले लिया। यहां पर मैंने कितना वर्क डन किया, mgh2 का, ग्रेविटी ने कितना किया, माइनस mgh2 का, तो जितना मैंने दिया उतना उसने खा लिया। लेकिन अब इस पूरी प्रक्रिया को एक साथ देखें कि हाइट अगर h2 है तो जैसे ही मैं फोर्स लगाना बंद करूंगा, जब ये नीचे आएगा तो इस वक्त
ग्रेविटी का फोर्स तो उतना ही रहेगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट लंबा होगा, तो ज्यादा डिस्प्लेसमेंट में ज्यादा वर्क करेगी ग्रेविटी आते वक्त, ठीक है। और इसमें क्योंकि हाइट कम है तो आने का जो डिस्टेंस है उसका, यानी वर्क करने की जो जर्नी है उसकी, जिस दौरान जिस डिस्प्लेसमेंट में उस पर वर्क हो रहा है वो कम है। तो यहां पर ऐसा लग रहा है, ऐसा फील आ रहा है कि जैसे कि उस हाइट पर, जितनी ज्यादा हाइट होगी ना उतना ज्यादा देर तक ग्रेविटी वर्क करेगी, और जितनी देर तक ग्रेविटी वर्क करेगी नीचे आने पर उसमें उतनी ज्यादा ऊर्जा होगी। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम ये कह सकते हैं, देखो डायरेक्टली बोल दिया होता तो उतना मैच्योरिटी नहीं आता, लेकिन अब सोचना कि हम इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये कह सकते हैं कि जितनी ज्यादा हाइट होगी ना तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उसमें उतनी ज्यादा एनर्जी स्टोर्ड है। बेसिकली हाइट ज्यादा है तो वहां पे एनर्जी है नहीं, लेकिन वो एक रेप्लीकेशन है कि इतनी हाइट है तो इतनी एनर्जी स्टोर हो गई, इसमें इस हाइट तक की एनर्जी स्टोर हो गई, क्योंकि जैसे मैं यहां से छोड़ूंगा ये नीचे गिरेगा, जितनी ज्यादा हाइट होगी नीचे आने पर उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना, समझ आ रहा है। तो इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए आम आदमियों के लिए ये कहना बहुत ही मुनासिब होगा कि मोर द हाइट मोर द स्टोर्ड एनर्जी। बट देखा जाए तो इस पॉइंट पर इसके पास कोई एनर्जी है नहीं, लेकिन ये जो एनर्जी नहीं है ना वो कौन सी है। तो यहां से ना एनर्जी की डेफिनेशन में हमें अब थोड़ा सा मेच्योरिटी के साथ बदलाव करना होगा, ठीक है। तो हमें एक चीज देखने को मिली कि एनर्जी दो प्रकार की नजर आ रही है, ठीक है। एनर्जी दो प्रकार की नजर आ रही है, जो कि एक तो एग्जिस्टिंग एनर्जी है जिसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, जो नजर आती है कि रफ्तार है तो ऊर्जा है, लेकिन यहां पर उसके पास एनर्जी नहीं है, लेकिन इट लुक्स लाइक कि जितने ज्यादा हाइट होगी ना उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी नीचे आने पर होगी। तो ये स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी जैसा लग रहा है, बट स्टोर कुछ हुआ नहीं है। स्टोर बेसिकली क्या हुआ है, ये स्टोरेज कहां से आ रही है। देखो अब ये सोचने वाली बात आती है कि उसके अंदर तो कुछ स्टोर हो नहीं रहा है, तो वो स्टोरेज आ कहां से रही है। तो वो स्टोरेज का कारण है, ठीक है, ये गुरुत्वाकर्षण का फोर्स। कौन है, गुरुत्वाकर्षण का फोर्स। तो यहां पर अब गुरुत्वाकर्षण के फोर्स पे हमें ध्यान देना होगा। यहां से अब फोर्स को लेकर हमारी एक नई खोज होने वाली है, उस पर ध्यान देते हैं कि एनर्जी जो है, एक तो शुद्ध फॉर्म हो गई काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो कि क्लियरली नजर आ रही है। इस हाइट पर इसमें कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन ये जो फोर्स है ना गुरुत्वाकर्षण का, देखा जाए तो ये जाते वक्त जितनी ऊर्जा आप दे रहे हो ना उतनी खा रहा है, ठीक है। तो अब देखा जाए तो आपने जो काम किया है वो उस कांस्टेंट, वो हमेशा लगने वाले फोर्स के विपरीत किया, ठीक है। आपने जो काम किया उस लगने वाले फोर्स के, यानी गुरुत्वाकर्षण फोर्स के विपरीत किया है, ठीक है। और आपका फोर्स वैनिश हो सकता है लेकिन गुरुत्वाकर्षण का बल वैनिश नहीं हो रहा है। और इस तरह के फोर्स को हम लोगों ने एक नाम दिया, ठीक है। और वो क्या नाम दिया, कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव क्यों, क्योंकि ये कंजर्व्ड है, ये अपनी जगह पर मौजूद रहेगा हमेशा। यानी कि यदि मैं कोई वर्क किसी ऐसे फोर्स के अगेंस्ट में करूं जो कि खत्म नहीं होगा, वैनिश नहीं होगा, तो उस केस में मेरी मेरी दी हुई ऊर्जा, मैंने जो उस पर पॉजिटिव वर्क डन किया, मैंने उसको ऊर्जा दी, बट क्योंकि मैं उस फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा हूं तो जितनी मैं दे रहा हूं उतनी वो खा भी जा रहा है। लेकिन मैं अपने फोर्स को हटा लूंगा, वो मौजूद रहेगा। अब क्योंकि ये फोर्स लगेगा और आपने ए पॉइंट से बी पॉइंट इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्रिएट कर दी है, तो अब ये फोर्स उसको वापस उस जगह पर लेकर जाएगा, क्योंकि अब आपका फोर्स हट चुका है, ठीक है, आपका फोर्स हट चुका है। तो इस दूरी की वजह से ऐसा लग रहा है, मतलब लग नहीं रहा है, ऐसा हो रहा है कि जितनी दूरी आपने क्रिएट कर दी ना, इस दौरान तो बॉडी ने कोई एनर्जी गेन नहीं करी, लेकिन जो दूरी आपने तय कर दी ना, ये दूरी ये ना मिटने वाले फोर्स की वजह से वापस जब उस ए पॉइंट पर जाएगा तो वहां पर उसके पास एक ऊर्जा आ जाएगी। क्यों, क्योंकि पहले केस में आप दोनों फोर्स लगा रहे थे और जब आप इसको छोड़ते हो तो उस केस में सिर्फ एक फोर्स उस पर लग रहा है जो कि वैनिश नहीं हो रहा है, और ऐसे फोर्सेस को हमने नाम दे दिया कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। क्या नाम दिया, कंजर्वेटिव फोर्स। और इसी से हमें एक बात समझ आई कि भैया देखो एनर्जी में लॉस होता है कैसे, क्योंकि जितना मैंने इसको दिया उतना ग्रेविटी खा गया, तो 10 यूनिट की एनर्जी दी, 10 यूनिट की तो ग्रेविटी खा गया। बट क्योंकि 10 यूनिट की उस एनर्जी में जो मैं दे रहा हूं और जो ग्रेविटी खा रहा है, इस दौरान एक बड़ी मजेदार चीज हुई कि इनके बीच में एक हाइट आ गया, और इस हाइट की वजह से जितनी ज्यादा हाइट हम क्रिएट करेंगे, अगर 10 यूनिट की एनर्जी मैंने दी और एक h1 हाइट क्रिएट करी, तो वापस से जब मैं अपना फोर्स हटाऊंगा तो वो वापस से 10 यूनिट ग्रेविटी उसको वापस दे देगा। क्यों, क्योंकि अपने पास बुला लेगा, कंजर्वेटिव फोर्स है। 20 यूनिट के तक का अगर मैं उसको एनर्जी देता हूं तो मैं और ज्यादा हाइट अचीव कर लूंगा। तो जब मैं दे रहा था उस दौरान तो ग्रेविटी उसको खा रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने अपना फोर्स हटाया ग्रेविटी ने उसको वो चीज वापस कर दी। अब यहां पर दिमाग में समझ आया कि यार बेसिकली देखा जाए कि मैंने आपको मान के चलो 10 रुपीज दिए, आपने वो चीज बैंक में डाल दी, तो आपके पास कितने रुपए हैं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और जैसे ही मैं आपके सामने से हट गया, आपको किसी दिन मन किया कि यार
मैं वो 10 रुपए बैंक से निकाल के खर्च कर लेता हूं। ठीक है, तो मैंने इस बॉडी को 10 यूनिट की एनर्जी देने की कोशिश करी, बट वो गुरुत्वाकर्षण खा गया, और जब मैं चला गया तो गुरुत्वाकर्षण ने वापस दे दिया, ले भाई अपने 10 यूनिट की एनर्जी वापस ले ले। तो इसलिए इंसानों ने सोचा कि भाई इसको हम एक स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी कह सकते हैं। तो यहां पर देखो, मैं इतनी देर से फिर ये क्यों कह रहा था कि इसमें कोई एनर्जी नहीं है, तो टेक्निकली अब जरा मेच्योरिटी के साथ अगर हम सोचें तो इस बॉडी में तो एक्चुअली में कोई एनर्जी नहीं है, मैंने इसको दी, ग्रेविटी ने उसे एब्जॉर्ब करके रख लिया, बेसिकली ग्रेविटी ने उसको स्टोर किया है, इस बॉडी ने स्टोर नहीं किया है। ठीक है, ग्रेविटी इज लाइक अ बैंक, जो वो एनर्जी स्टोर करके बैठा हुआ है, जब मैं हट जाऊंगा ग्रेविटी वापस कर देगा। ग्रेविटी कह रहा है कि भाई जब तक वो है तब तक तो नहीं दूंगा, जब वो हट जाएगा तब दे दूंगा। ठीक है, तो ग्रेविटी ने वो एनर्जी उसको वापस कर दी, कैसे? उस पर पॉजिटिव वर्क डन करके उसको वो एनर्जी दे दी। ठीक है, अब इसको और मैच्योरिटी के साथ सोचते हैं। ठीक है, कि अगर देखा जाए मैं किसी बॉडी पर वर्क कर रहा हूं, तो मैं उस पर पॉजिटिव वर्क डन कर रहा हूं, तो मुझ पर भी तो नेगेटिव वर्क डन हो रहा है। ठीक है, इसीलिए तो मैं लूज कर रहा हूं, वो गेन कर रहा है ना, मैं लूज कर रहा हूं, वो गेन कर रहा है, तो मैं इसको एनर्जी दे रहा हूं। ठीक है, तो इसको गेन करना चाहिए था, बट ये लूज कर जाता है, क्यों? क्योंकि ग्रेविटी इस पे नेगेटिव वर्क डन कर रहा है, तो इसका मतलब धरती पर ये पॉजिटिव वर्क डन कर रहा है। सोचना इसके बारे में, धरती पर ये पॉजिटिव वर्क डन कर रहा है, जिसकी वजह से जो एनर्जी है वो कहां चली गई? ग्रेविटी के पास, यानी धरती के पास चली गई, और बेसिकली देखा जाए तो कंजर्वेटिव फोर्स ने उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। इसलिए जितनी ज्यादा हाइट हम देते हैं उतनी ज्यादा एनर्जी स्टोर हो जाती है। कहां पर? गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा धरती में समा गई। धरती में समा गई ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बात समझ रहे होगे आप, कि मतलब ग्रेविटी ने उस एनर्जी को अपने पास रख रखा है, मैं हट जाऊंगा वो उसे वापस लौटा देगा। ठीक है, इस वजह से मोर द हाइट मोर द एनर्जी, और वो एनर्जी कितनी है? वो एनर्जी कितनी है? तो वो एनर्जी उतनी है ना जितनी मैंने प्रोवाइड करी थी। कितनी? mgh, जितनी दूंगा उतनी तो लेगा, उससे ज्यादा थोड़ी ले लेगा। अब अगर मैं mg, जो मतलब mg के बराबर फोर्स लगाता हूं, तो मैंने उसको कितनी एनर्जी दी? mg फोर्स क्यों लगाया? ताकि इसमें वेलोसिटी ना आए। अब वेलोसिटी ना आए का रीजन अब आप और अच्छे से समझ जाओगे, और वो रीजन क्या है कि भैया मैं उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं देना चाहता हूं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि इस हाइट पर कितनी एनर्जी स्टोर कर पा रहा है ग्रेविटी। इस वजह से मैंने उसको काइनेटिक एनर्जी नहीं दी। क्यों? क्योंकि अगर मैं काइनेटिक एनर्जी दे देता तो दे के भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि भैया मैंने फोर्स हटा लिया, इस वेलोसिटी की वजह से थोड़ी और हाइट अचीव करेगा, तो उस दौरान ये वर्क जो हो रहा है ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया बन जाती है। ठीक है, क्योंकि उस दौरान मैं फोर्स नहीं लगा रहा हूं, तो उसको एनर्जी कहां से मिल रही है? और ग्रेविटी का वर्क तो नेगेटिव होता है, तो इतना वर्क और जो ग्रेविटी खा गया तो प्रक्रिया लंबी होती है। तो हमने कहा कि यार बी सिंपल, हम उसको काइनेटिक एनर्जी देते ही नहीं है, कांस्टेंट स्पीड से लेके जाते हैं जितनी स्टार्टिंग में थी। ठीक है, लास्ट में वो छीन लेंगे। ठीक है, मतलब फ्रिक्शन की मदद से उसको छीन लिया जाएगा, या उसको रोक के पॉज करके छीन लिया जाएगा। ठीक है, तो वो हमने किया। तो अगर मेरा फोर्स mg के बराबर है, तो मैंने उस पर वर्क कितना किया? जितना वर्क किया वो उतनी एनर्जी गेन करेगा ना वो, तो उसने गेन कितना किया? mgh के बराबर। ठीक है, और वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। क्यों? क्योंकि mgh के बराबर ही एनर्जी वापस से ग्रेविटी उसको देगा, क्योंकि उतनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी है। सिंपल सी बात है। तो किसी भी हाइट पर अगर हम पहुंचाते हैं तो हम क्यों कहते हैं? अब इसी को हम लोग ऐसे बोलते हैं एफ एक्सटर्नल। ठीक है, इस फोर्स को बोलेंगे एफ इंटरनल। ठीक है, हम बड़े कंफ्यूज से होते हैं, बट होने की जरूरत नहीं है। एक्सटर्नल मतलब बाहरी स्रोत ने फोर्स लगाया, इंटरनल क्योंकि ग्रेविटी लग रही है तो उसको इंटरनल बोल दिया है। ठीक है, लेकिन कोई भी मुश्किल बात नहीं है। तो मैंने जितनी ऊर्जा दी वो कितनी है? mgh के बराबर की ऊर्जा है। कितनी है? mgh के बराबर की ऊर्जा है। तो इतनी उस हाइट पर, किसी भी हाइट पर जो उसकी ऊर्जा होगी, उस ऊर्जा को अब हमने नाम दिया, क्योंकि ये स्टोर्ड फॉर्म में है। स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम लोग इंग्लिश में पोटेंशियल बोलते हैं, कि उसमें पोटेंशियल कितना है, तो इसको हमने नाम दे दिया पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इस तरह से हमने दो प्रकार की एनर्जी देखी। ठीक है, कुदरत के अंदर, जो कि होती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी वर्क करने के काबिल नहीं होती है, पोटेंशियल एनर्जी कभी भी काम नहीं करता है। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होगा फिर वर्क करेगा। ठीक है, अब जैसे कि ये रहा ग्राउंड। ठीक है, ये रही बॉडी, इसकी हाइट अगर h है तो इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो mgh के बराबर है। तो क्या mgh अमाउंट का ये वर्क कर सकता है? नहीं। अगर आप देखो कि ये हाइट h है, ठीक है, और यहां से मैं s डिस्प्लेसमेंट करता हूं, ठीक है, तो जब इस हाइट पर आएगा, ठीक है, तो यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी mgh माइनस s के बराबर। ठीक है, और जो काइनेटिक एनर्जी होगी इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा, जो कि आएगा mgs के बराबर। ठीक है, यही आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि डिफरेंस जो पोटेंशियल एनर्जी में है उतना वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब जो ये कन्वर्जन हुआ है, जरा इसको देखो, इसके पास अभी इतनी काइनेटिक एनर्जी है, तो ये इसके पास इतनी ही एबिलिटी है काम करने की,
ठीक है, अभी इसकी बाकी तो स्टोर्ड फॉर्म में ही है। अब आपके बैंक में 10 रुपए आपने जमा कर रखे हैं, लेकिन आप उसमें से विड्रॉ 3 रुपए करोगे तो 7 रुपए आप यूज कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, 3 ही रुपए यूज कर सकते हो। बड़ा ही सिंपल सा कनेक्शन है। तो यानी कि इसके पास इतनी एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म में है और अभी इतनी और स्टोर्ड बची है, रिमेनिंग इतनी काइनेटिक में कन्वर्ट हुई है, रिमेनिंग इतनी काइनेटिक में कन्वर्ट हुई है, जो कि जमीन पर आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो जाएगी। लेकिन बीच रास्ते में जितनी कन्वर्ट हुई है उतना ही आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काम नहीं करता है, पोटेंशियल एनर्जी पहले काइनेटिक में कन्वर्ट होगा और फिर वो काम करेगा। इसलिए हम काइनेटिक एनर्जी को कहते हैं प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी भी, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कि एक्चुअली में वर्क करता है, मतलब वर्क करता है नहीं, वर्क डन में जो योगदान देगा, जिस जो एबिलिटी है ना काम करने की, वो काइनेटिक एनर्जी में होती है। पोटेंशियल तो स्टोर्ड है, स्टोर्ड है, वो डायरेक्टली काम नहीं करेगा। पोटेंशियल हमेशा काइनेटिक में पहले कन्वर्ट होगा और जितना कन्वर्ट हुआ है उतना ही वर्क कर पाएगा, उतनी ही एबिलिटी रहेगी, बाकी स्टोर्ड फॉर्म में रहेगा वो। ठीक है, बाकी का वो क्या रहेगा, स्टोर्ड फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, अब बड़े ही आसान भाषा में इसको एक बार फिर से कंक्लूड कर लेते हैं ताकि दिमाग में एक रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, हमने इस बॉडी पर फोर्स लगाया जो कि mg के बराबर रखा, हल्की सी रफ्तार दे दी ताकि ऊपर जाए और यहां जाके वो काइनेटिक एनर्जी उससे छीन ली। 2 रुपए दिए, 2 रुपए छीन लिए। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है। मैंने इस पे वर्क किया mgh के बराबर, ग्रेविटी ने वर्क किया -mgh के बराबर। मैंने जो ऊर्जा दी, क्योंकि मैंने पॉजिटिव वर्क डन किया तो ऊर्जा दी, ग्रेविटी ने नेगेटिव वर्क डन किया, ऊर्जा छीन ली। ठीक है, छीन के अपने पास रख ली। अब जैसे ही मैंने इसको छोड़ा, ग्रेविटी ने वो ऊर्जा उसे वापस कर दी, इसलिए जब वो नीचे आया तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी। तो ये एक तरीका हो गया जिससे हम ये कह सकते हैं कि हाँ, इट इज अ काइंड ऑफ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, लेकिन स्टोर कौन कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल। उस बल को हमने नाम दिया कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा नाम दिया, कंजर्वेटिव फोर्स। अब इसी चीज को आप स्प्रिंग के साथ भी देख सकते हो, स्प्रिंग के साथ भी देख सकते हो इस बल को समझने के लिए। बेसिकली देखा जाए, स्प्रिंग है, बॉक्स मैंने उसके साथ अटैच कर रखा है। स्प्रिंग को जब मैं खींच रहा हूं तो मैं एक फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा हूं। स्प्रिंग तो अंदर खींचना चाह रहा है, मैं उसे फैला रहा हूं, स्प्रिंग को फैला रहा हूं, तो स्प्रिंग तो इस बॉक्स को अंदर खींचना चाह रहा है, बट मैं फोर्स कहां लगा रहा हूं, बाहर लगा रहा हूं। कहां लगा रहा हूं, बाहर लगा रहा हूं। और मैं ये कर रहा हूं कि हर जो स्प्रिंग का फोर्स है ना, उसके बराबर ही फोर्स लगा रहा हूं बाहर की तरफ, ताकि इसमें काइनेटिक एनर्जी ना आए। क्या ना आए, काइनेटिक एनर्जी ना आए। ठीक है, तो मैंने मैंने जितनी ऊर्जा दी, स्प्रिंग भी तो उतना ही फोर्स लगा रहा है, क्योंकि मेरा फोर्स स्प्रिंग के फोर्स के बराबर है। तो मैं उस पर पॉजिटिव वर्क डन कर रहा हूं बाहर ले जाने के लिए। कहां बनाऊं, ये रहा स्प्रिंग। ठीक है, मैं इसको ट्रेवल कराते कराते यहां तक ले गया, ये है मेरा एफ एक्सटर्नल, और स्प्रिंग का जो फोर्स है वो हो गया एफ इंटरनल। ठीक है, और एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एफ इंटरनल के बराबर है। ठीक है, जो कि अभी हमने स्प्रिंग पे देखेंगे जो के एक्स के बराबर होता है, बट अभी उस पे नहीं जाते हैं, बट ये समझ आ रहा है एक्सटर्नल और इंटरनल बराबर है। तो यानी कि जितना वर्क डन एक्सटर्नल करेगा उतना ही वर्क डन इंटरनल करेगा, लेकिन मेरा वर्क डन पॉजिटिव होगा और इंटरनल वर्क डन नेगेटिव होगा। तो जितनी ऊर्जा मैं इसको दूंगा उतनी ऊर्जा स्प्रिंग खा जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं एक्सटर्नल फोर्स हटा दूंगा स्प्रिंग इसको वापस ले आएगा। तो जितना मैं एक्सपैंड करूंगा उसे, उतना ही वो रिटर्न आएगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जितनी ज्यादा होगी उसमें ऊर्जा उतनी ज्यादा जाएगी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो इट्स लाइक कि मैंने एनर्जी दी, स्प्रिंग ने एनर्जी अपने पास रख ली। अब जब मैं हट गया तो स्प्रिंग ने वो एनर्जी उसको वापस कर दी। तो ये हो गया एक स्टोर्ड फॉर्म। ये एक स्टोर्ड फॉर्म की तरह ही नजर आ रहा है। और स्टोर्ड फॉर्म क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं एक कंजर्वेटिव फोर्स जो कि हटेगा नहीं, वैनिश नहीं होगा, उसके अगेंस्ट काम कर रहा था। कंजर्वेटिव फोर्स कर क्या रहा है, मेरे वर्क को अपने पास स्टोर करके रख लेता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या करता है, मेरे काम को अपने पास स्टोर करके जमा करके रख लेता है। इसलिए जब भी पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है, अगर कभी भी अगेंस्ट में कोई फोर्स नहीं है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी होगा ही नहीं। सोचो, स्प्रिंग नहीं होता तो कोई अपोजिट फोर्स लगता, नहीं लगता। मैं जो फोर्स देता उसकी रफ्तार बढ़ती, सीधा काइनेटिक एनर्जी मिलती है उसको। गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, मैं जो फोर्स देता सीधा उसको काइनेटिक एनर्जी मिलती। पॉजिटिव वर्क डन किया, उसने एनर्जी गेन किया। और दोनों केसेस में एक ही चीज है कि जब पॉजिटिव वर्क डन करते हैं तो एनर्जी गेन करता है। ठीक है, पॉजिटिव वर्क डन करेंगे तो एनर्जी गेन होगा, सीधी सी बात है। बस दो चीजें आई कि अगर कोई कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है तो मैंने पॉजिटिव वर्क डन किया, सीधा उस बॉडी ने काइनेटिक एनर्जी गेन करी, दैट्स इट। लेकिन अगर कंजर्वेटिव फोर्स हुआ तो क्या होगा, मैंने उस पर वर्क किया, उसने एनर्जी गेन करी, लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स ने उससे वो एनर्जी छीन के अपने पास रख ली। जब मैं हट गया तो उल्टी जर्नी में, रिटर्न जर्नी में उसने वापस उसको वो एनर्जी दे दी। ठीक है, तो इट मींस कि अब इससे एक और बात समझ आती है कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स होगा, नहीं होगा, सॉरी पहले केस लेते हैं, नहीं होगा, तो जिस दिशा में मैंने डिस्प्लेसमेंट कराई थी ना, काइनेटिक एनर्जी मिलने के बाद वो उसी दिशा में आगे जाएगा। लेकिन अगर कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो, ये सब नहीं है हमारी किताबों में, लेकिन हम सोच सकते हैं ना, क्योंकि हम तो मैच्योर हो रहे हैं। लेकिन अगर कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो मैंने उस दिशा में उसको डिस्प्लेस कराया, लेकिन उसकी जब ऊर्जा होगी ना, जब उसके पास काइनेटिक एनर्जी, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी आ जाएगी ना, तो वो उसका ट्रेवल अपोजिट डायरेक्शन में होगा। है ना, सोचने वाली बात है, कुछ भी नहीं है ये तो, हमारे ना सवाल भी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन देखा जाए तो अगर इस बॉडी पे कोई कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है
तो जब तक मैं इस पे वर्क करूंगा ना, उसके बाद इसका मोशन उसी डिस्प्लेसमेंट वाली डायरेक्शन में होगा जो मेरे द्वारा, एक्सटर्नल बंदे के द्वारा वर्क किया गया था, सॉरी फोर्स लगाया गया था, उसी डायरेक्शन में होगा। लेकिन अगर कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो मैंने जो वर्क किया, फाइनली जब इसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी तो इसका डिस्प्लेसमेंट मेरे फोर्स के विपरीत डायरेक्शन में होगा। जस्ट एक ऑब्जर्वेशन, जो दिख रहा है उसको देख लेते हैं, ठीक है। सो फाइनली ये है आपकी कंप्लीट एक जर्नी पोटेंशियल एनर्जी को समझने की, ठीक है। सो अब हमें समझ आया कि एनर्जी जो होगी वो दो प्रकार की होगी। कितनी होगी? दो प्रकार की होगी। और यहां पर हमने ये भी देखा कि भैया एनर्जी को स्टोर किस वे में किया जाता है, डायरेक्टली नहीं कि बस स्टोर्ड है, ठीक है। हमने अपनी सोच को मैच्योर किया और यही हमें करना है। समय के साथ जब आगे बढ़ेंगे तो मैच्योरिटी हमें ग्रो करनी है और हर चैप्टर के साथ हम ग्रो करेंगे और ऐसे ही हम चीजों को समझ पाते हैं, ठीक है। वरना क्या होगा, अंत में फॉर्मूला रट्टा मारना पड़ेगा, जिससे क्वेश्चन हो भी गए तो हमारा कोई भला नहीं है, क्योंकि हम वो क्रांतिकारी इंसान नहीं बन पाएंगे जो दुनिया बदल सकता है, ठीक है। सो एनर्जी एनर्जी के दो प्रकार हमने देख लिए, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब एनर्जी के बारे में, एनर्जी की जो यूनिट होती है, जूल नाम के फिजिसिस्ट कह लो या गणितज्ञ कह लो, इन्होंने इन पर बहुत काम किया था। इस वजह से इसकी यूनिट जो थी वो जूल रखी गई। तो वर्क और एनर्जी का स्केल पैरेलल है, इसलिए वर्क की भी जो यूनिट बनी वो जूल कहलाने लगी। वरना पहले जब तक जूल ने इस पर काम नहीं किया था, जब तक हमने एनर्जी को नहीं समझ लिया था, तब तक हम वर्क की यूनिट जो रखते थे वो यही रखते थे, न्यूटन और मीटर, ठीक है। लेकिन बाद में यही न्यूटन मीटर रिप्लेस हो गया आपका जूल के साथ, जूल के साथ, जिसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वर्क की यूनिट न्यूटन मीटर भी कह सकते हो या फिर आप जूल भी कह सकते हो, और एनर्जी की यूनिट तो प्योरली आप जूल से रिप्रेजेंट करते हो। क्यों? क्योंकि उनके इस योगदान को, उनकी सोच को, थिंकिंग की वजह से, जिसकी वजह से पूरी एंटायर ह्यूमैनिटी इवॉल्व हुई, वो रिस्पेक्ट देना बनता है। दैट इज वाई एनर्जी की यूनिट बनती है आपकी जूल। तो अब मैं यूनिट ना बोल के जूल बोला करूंगा, ठीक है। सो एनर्जी अपनी दो प्रकार की हो गई, काइनेटिक एनर्जी, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जो डायरेक्टली वर्क नहीं करेगा, उसका जितना हिस्सा काइनेटिक बनेगा उतनी ही एबिलिटी होगी उसमें काम करने की, ठीक है। ये चीज हो गई। अब इसी के साथ हमारे पास एक चीज आती है कि हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं अगेन, ठीक है। कि हम यहां पर देखें कि क्या एनर्जी के बारे में, अब देखो एक और चीज आती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम क्या करते हैं, हम चीजों को बस लॉ है याद कर लिया, आगे बढ़ गए। लेकिन कैसे इंसानों ने इस चीज को डिस्कवर किया? अपने आप तो मन में नहीं आया होगा ना इंसान के कि भैया एनर्जी है, चलो इसको बोल देते हैं कि कंजर्व रहेगी, तो हम इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक नया लाइन बना देते हैं, सब दुनिया याद करो। हम कौन होते हैं ब्रह्मांड के नियम बनाने वाले? हम तो नहीं है। जो जैसा ब्रह्मांड में हो रहा है वही हो रहा है, तो हमें उसी चीज को देखना है। तो अब हम कहें कि इस चीज की खोज कैसे हुई, उस पर फोकस करते हैं। ये है बॉडी ए, ये है बॉडी बी, ठीक है। ये है बॉडी ए और ये है बॉडी बी, ठीक है। बॉडी ए के पास एक रफ्तार है v और इसके पास है 0। ये ट्रेवल करते हुए आगे जा रहा है, इसके पास टच होता है, ठीक है। जस्ट टच होने से पहले इसकी रफ्तार v होगा, दोनों टकराएंगे। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में डिफरेंस है। टकराने के बाद ये थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे और इस ट्रेवलिंग के दौरान इन दोनों की रफ्तार जब सेम हो जाएगी, दोनों की रफ्तार जब सेम हो जाएगी ए ब्लॉक और बी ब्लॉक की, तो इन दोनों के बीच का फोर्स वैनिश हो जाएगा। और ये जो फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहा है, ये फोर्स आपका जो होगा वो होगा इक्वल एंड ऑपोजिट। न्यूटन सर ने जो खोजा उसकी वजह से हमें ये बात पता चल रही है कि भैया नॉर्मल फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में, जितना ए बी पर लगाएगा उतना ही बी ए पर लगाएगा। इस वजह से ए पर जो फोर्स लगेगा वो पीछे होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आगे होगी ए की। लेकिन अगर बी की बात करें तो बी पे फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगा और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में है। तो बी पर लग रहा है पॉजिटिव वर्क, बी पर हो रहा है पॉजिटिव वर्क डन, ए पर हो रहा है नेगेटिव वर्क डन। दैट इज वाई ए ने देखो अपनी एनर्जी लूज करी, क्यों? उस पर नेगेटिव वर्क डन हो रहा है। और बी ने एनर्जी गेन करी, क्यों? क्योंकि उस पर पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है। अब यहां पर यह बात आती है, अपने आप माइंड में क्लिक होता है कि जितनी ए ने लूज करी, क्या उतनी ही बी ने गेन करी? सोचने वाली बात आ जाती है, ठीक है। क्योंकि इससे हमें समझ आता है कि भैया एनर्जी, क्योंकि अभी हम फ्रिक्शन नहीं देख रहे हैं, हम एक थॉट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि रियल लाइफ में तो फ्रिक्शन रहेगा ही। तो दिमाग में एक ख्याल आता है, इंसानों के पास एक नई चुनौती आ गई कि भैया देखो, ऊर्जा जब काम कर रहा हूं तो ऊर्जा लग रही है, ठीक है, और जिस पर काम हो रहा है वो ऊर्जा गेन कर रहा है, ठीक है। तो क्या जितनी ए लूज कर रहा है उतनी ही बी गेन कर रहा है? सोचने वाली बात आ जाती है। और लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि भैया इन दोनों के बीच में जो फोर्स है ना, वो है तो इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट। लेकिन वो जो फोर्स का वेरिएशन है, जो फोर्स है ना, वो कांस्टेंट नहीं है।
वो बदल रहा है। क्यों? क्योंकि पहले रफ्तार ए की ज्यादा है, बी की तो है ही नहीं, तो इस वक्त ज्यादा फोर्स लगा रहा है, क्योंकि भैया बी डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, ए रफ्तार से चल रहा है, लेकिन धीमे धीमे जब इसकी रफ्तार बढ़ रही है और इसकी घट रही है तो इनके बीच का जो धक्का है ना वो कम होता जाएगा, तो फोर्स वेरी कर रहा है। ठीक है, यानी फोर्स इक्वल तो रहेगा, हमेशा रहेगा, चाहे वो बदल जाए, चाहे स्टार्टिंग में 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा हो इनके बीच में और थोड़ी देर बाद 8 न्यूटन का लग रहा हो, लेकिन दोनों तरफ फोर्स बराबर है, इस पर भी 8 न्यूटन का फोर्स लगेगा, उस पर भी 8 न्यूटन का फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि न्यूटन सर ने इसको डिस्कवर किया है और इस जानकारी की मदद से हम बता सकते हैं। बट हाँ, फोर्स वेरी करेगा, फोर्स वेरिएबल होगा बट इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। तो उस केस में हमें एक बात समझनी होगी कि यार देखो, फोर्स तो वेरिएबल है, लेकिन अभी हम इतने सक्षम नहीं है कि इस वेरिएबल इक्वेशन को, फोर्स का जो वेरिएशन है उसको ढूंढ पाए, हमें अभी नहीं पता है उसके बारे में। और अगर फोर्स वेरिएबल है तो ऑब्वियसली इस दौरान, मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, फर्स्ट टाइम जब खोज रहे थे तब तो उतना कैलकुलस का यूज भी नहीं हो रहा था। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो जूल की जो जर्नी है वो आइंस्टाइन न्यूटन सर के बाद की है, तो कैलकुलस तो डिस्कवर हो गया था, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, कि इसमें मेरे को टाइमलाइन का याद नहीं आ रहा जूल का कब का था, बट हाँ वेरिएबल है तो कैलकुलस लगेगी, बट अभी तो हम उतना जानते नहीं है, मैं आपकी बात कर रहा हूं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, कैलकुलस क्या नहीं जानते, कैलकुलस जानते हैं, बट इस फोर्स का जो वेरिएबिलिटी है उसकी इक्वेशन ढूंढना अभी हम नहीं जानते हैं। तो यहां पर एक चैलेंज आता है, अब इस चैलेंज का ओवरकम कैसे किया जाए, ये एक और मजेदार बात आती है कि इस चैलेंज को ओवरकम कैसे किया जाए। ठीक है, तो मैं, वीडियो की लेंथ अगर लंबी हो रही है तो आप बीच में एक ब्रेक ले लिया करो। ठीक है, बीच में एक ब्रेक ले लिया करो, मैं बस कंटिन्यूटी के लिए एक साथ बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, आपको अगर लग रहा है कि हाँ पहले का लोड हो गया है तो थोड़ा सा ब्रेक ले लिया करो और फिर आगे बढ़ा करो। ठीक है, आगे की हर वीडियो में ऐसे ही करना। तो अब देखो, फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है बट वो वेरिएबल है। चैलेंज इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं है, चैलेंज वेरिएबिलिटी है, कि अगर हमें फोर्स का वेरिएशन नहीं पता होगा तो हम वर्क डन कैसे निकालेंगे, अगर हम वर्क डन नहीं निकाल पाएंगे तो हम चेंज इन एनर्जी नहीं बता पाएंगे, और अगर हम चेंज इन एनर्जी नहीं बता पाएंगे तो हम ये कैसे क्लेम करें कि जितनी ए ने खोई उतनी बी ने गेन करी। चैलेंज हमें अपना समझना होता है पहले, जब हम अपने चैलेंज को अच्छे से डिकोड कर लेते हैं ना तो आधी जर्नी हमारी वहीं कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो इस चैलेंज को मद्देनजर रखते हुए हम एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, थॉट एक्सपेरिमेंट, और वो ये है कि देखो, फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है बट वो वेरिएबल है। ठीक है, प्रॉब्लम कहां आ रही थी, इक्वल एंड ऑपोजिट में प्रॉब्लम नहीं आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है वेरिएबिलिटी में। देखो, वेरिएबल हो लेकिन इक्वेशन पता हो तब तो हम सॉल्व कर लेंगे भैया, कैलकुलस तो आती है हमें, तब तो हम कर लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम है कि इक्वेशन ही नहीं पता है। तो हमने कहा कि यार एक दिमाग लगाते हैं। ठीक है, एक दिमाग लगाते हैं कि एक ब्लॉक रखते हैं ए और दूसरा ब्लॉक रखते हैं बी। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हम थॉट एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं कि इन दोनों पे ना एफ फोर्स लगा देते हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट, और उसको कांस्टेंट रख देते हैं, इंस्टेड ऑफ वेरिएबल हमने कांस्टेंट फोर्स रख दिया। ठीक है, इसकी जो रफ्तार रखी मैंने, इनिशियल रफ्तार बी की रखी 0 और ए की रखी मैंने v। ठीक है, v रफ्तार और डायरेक्शन ऑफ मोशन ये रहा। ठीक है, तभी इस पे नेगेटिव वर्क डन होगा, क्योंकि वेलोसिटी अगर इधर होगी तभी तो ये इधर डिस्प्लेसमेंट देगा, फोर्स अपोजिट है, क्योंकि तब तक ये बॉडी आगे डिस्प्लेस करेगी जब तक इसकी रफ्तार 0 नहीं हो जाती है। ठीक है, अब उस परिस्थिति के हिसाब से चलेंगे, बस हमने उस परिस्थिति में वेरिएबिलिटी को हटा के कांस्टेंट रख दिया है, लेकिन उस परिस्थिति को देखें, जब ए और बी आपस में टकराएंगे तो जितनी डिस्प्लेसमेंट तक ये आपस में टच कर रहे हैं, ठीक है, जब तक कि इनकी रफ्तार सेम नहीं हो जाती तभी तक टच करेंगे, तो जब तक ये एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं तो यहां पर टाइम ऑफ कांटेक्ट जो है वो सेम है दोनों का, यानी कि दोनों पर जो फोर्स लग रहा है वो सेम ड्यूरेशन तक लग रहा है, सेम ड्यूरेशन, जो ड्यूरेशन ऑफ फोर्स है वो सेम होना चाहिए। इट मींस कि मैं ये एफ फोर्स जो ए पर लग रहा है और एफ फोर्स जो बी पर लग रहा है उसकी डायरेक्शन मेंशन्ड है, वो सेम ड्यूरेशन तक लगाऊंगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि दोनों की रफ्तार सेम होती है या नहीं होती है, यहां पर तो सेम होगी लेकिन यहां पर हम सेम रफ्तार की गारंटी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। हमने बस यहां पर एक सिचुएशन रखी है, वी वैल्यू, वी वेलोसिटी है इसके पास, एक टाइम लूंगा मैं जो कि होगा टी, इस टी टाइम तक दोनों पर फोर्स लगेगा, और क्योंकि फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है तो सेम सिचुएशन को रेप्लिकेट कर रहा है वो। ठीक है, तो टी टाइम में ये जो ब्लॉक बी है इसकी रफ्तार कितनी होगी, तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी इनिशियल इज 0, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी फाइनल इज इक्वल टू, इसका एक्सीलरेशन अगर मुझे पता चल जाए तो इसका मास होगा एम बी, इसका मास होगा एम ए। ठीक है, तो इसका एक्सीलरेशन ऑफ बी कितना है, एफ अपॉन में एम बी, तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन मल्टीप्लाई टाइम टी।
तो आ गया देखो फाइनल वेलोसिटी। अब मैं बात करता हूं वेलोसिटी ऑफ ए इनिशियल जो कि v के बराबर है, वेलोसिटी ऑफ ए फाइनल जो कि होगा आपका इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपके पास v, और एक्सीलरेशन इस पे कितना है माइनस एफ अपॉन में एम ए के बराबर है, माइनस एफ अपॉन में एम ए टी के बराबर है। ठीक है, तो देखो फाइनल वेलोसिटीज हमने यहां पर निकाल ली। अब देखो जरा बात को समझना अब, ठीक है, कि यहां पर ये जो हमने किया वो कोई हमने स्टेप है जो याद करना है नहीं, ये बात मैं बार बार इसलिए बोलता हूं ताकि यही चीज आपके ब्रेन में फीड हो जाए कि हमने वही किया जो हमें आता है। इट मीन्स कुछ भी नया आप पुराने ज्ञान से ही खोज सकते हो। ठीक है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी टी टाइम के बाद हम बता सकते हैं। अब देखते हैं, देखो हमें नहीं पता कि इस जानकारी से हमें कोई फायदा होने वाला है नहीं होने वाला है, लेकिन हम वही लिखते हैं जो हमें पता होता है। ठीक है, जो डेटाबेस पता है लिख लो, बाद में उन डेटाबेसों को साथ में देखो, कुछ नया देखने को मिलेगा, वही आपका नया ज्ञान होता है। दैट्स इट। ठीक है, तो अब यहां पर अब मैं कहूं कि इस टी टाइम के दौरान ए ब्लॉक पर वर्क कितना हुआ, ए ब्लॉक पर वर्क कितना हुआ, तो मैं ये कहूंगा कि ए ब्लॉक पे वर्क हुआ माइनस एफ मल्टीप्लाई एस। ठीक है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों ब्लॉक के लिए सेम होगा, दोनों ब्लॉक के लिए क्या होगा सेम होगा। ठीक है, एफ मल्टीप्लाई एस इसने वर्क किया है। ठीक है, सॉरी इस पर वर्क हुआ है ए पर, नेगेटिव वर्क डन है, वेयर एज वर्क डन ऑन ए और वर्क डन ऑन बी होगा एफ मल्टीप्लाई एस के बराबर। ठीक है, क्योंकि इस पे नेगेटिव वर्क डन हो रहा है तो ये अपनी ऊर्जा क्या करेगा लूज करेगा। ठीक है, लूज करेगा, कितनी लूज करेगा भैया, जितना वर्क डन यहां पर हुआ है, जितना नेगेटिव वर्क डन हुआ है उतना लूज करेगा। अब लूज कैसे देखें, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं 1/2 मास ऑफ ए, फाइनल एनर्जी कितनी है मास ऑफ ए की, ठीक है, वी ए एफ ही लिख देता हूं, उतना लंबा नहीं लिखता हूं, वाई टू कॉम्प्लिकेटेड, वी ए एफ का स्क्वायर, ये क्या है फाइनल एनर्जी, माइनस इनिशियल एनर्जी हाफ एम ए वी ए इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी जो कि किसके बराबर आएगा माइनस एफ डॉट एस के बराबर आएगा, क्योंकि इस पे तो नेगेटिव वर्क डन हो रहा है, और देखो इसकी वैल्यू भी नेगेटिव होगी क्योंकि वी ए एफ की वैल्यू छोटी है और वी ए आई की वैल्यू बड़ी है। देखो यहाँ माइनस आ रहा है ना, तो ये ऑब्जर्वेशन में काम आ रहा है हमारा, क्योंकि वी वैल्यू में से अगर आप कोई चीज माइनस करोगे तो उससे तो छोटी वैल्यू हो जाएगी, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कम हो गई है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो जवाब क्या आएगा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव वर्क डन। तो ये हो गया भाई कि ये मैं कहूंगा चेंज इन एनर्जी ऑफ ए इज इक्वल टू, ठीक है, चेंज इन एनर्जी ऑफ ए जो आया मेरे पास वो ये रहा, या ऐसे ऐसे एरो बना देता हूं, ये क्या है चेंज इन एनर्जी ऑफ ए। अब बात करते हैं बी की, कि एफ डॉट एस जो उस पर वर्क किया है वो गेन इन एनर्जी के बराबर होगा। तो फाइनल एनर्जी कितनी है 1/2 एम बी, ठीक है, जो कि होगा इसके बराबर, तो मैं सिंपली लिखता हूं वी बी एफ फाइनल का स्क्वायर, माइनस इनिशियल में तो जीरो है तो वो जीरो लिख देता हूं। ठीक है, ये इसके बराबर आ गया। अब जरा यहां पर देखो, ये बेसिकली क्या है डेल्टा ई बी के बराबर है, गेन चेंज इन एनर्जी ऑफ बी के बराबर है, ये एफ डॉट एस के बराबर है, ये भी एफ डॉट एस के बराबर है, ये भी कितना है एफ डॉट एस के बराबर है। ठीक है, अब जरा इसको ऐसे समझना, ठीक है, देखो है तो ये वैल्यू नेगेटिव, ठीक है, अब इसमें इसको अगर मैं, इस पॉइंट पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, बस मैं इसी पॉइंट पे चाहता हूं थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है, कि प्लस माइनस होने वाला है। इसको समझते हैं, फाइनल एनर्जी कम है ना एक ही, 70 जूल ले लेता हूं, इनिशियल एनर्जी ज्यादा थी ना 100 जूल ले लेता हूं, खुद से नंबर लिए हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये डेल्टा ई ए की वैल्यू क्या आएगी माइनस में आएगी। ठीक है, माइनस में आएगी जो कि माइनस एफ डॉट एस के बराबर है, बट यहां माइनस लगाते नहीं है सिंबल में, लेकिन मैं बता रहा हूं कि वो माइनस में वैल्यू आएगी जो कि माइनस 30 जूल के बराबर होगी। अगर मैं माइनस हटा देता हूं तो ये 100 आगे उतना पीछे। ठीक है, लेकिन मतलब तो वही रहेगा ना कि इसने 30 जूल लूज किया है, एफ डॉट एस की वैल्यू तो 30 ही रहेगी ना, माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 30 जूल गया है उसमें से। ठीक है, एफ एस जो है वो माइनस में है, माइनस 30 जूल, और ये भी माइनस में आ रहा है, तो माइनस माइनस काट दो, तो एफ एस किसके बराबर है 30 जूल के बराबर है। तो इट मींस मैं ये कहूं एफ एस इज इक्वल टू लॉस्ट इन एनर्जी, लॉस्ट इन एनर्जी ऑफ ब्लॉक ए। ठीक है, अब यहां पे क्या है सिर्फ 30 वैल्यू है, देखो कितना लूज किया, हम ऐसे बोल सकते हैं -30 नहीं बोलेंगे ना, अगर हम वर्ड ही यूज कर रहे हैं लूज, ठीक है, तो -30 तो सीधा बोल रहा है, माइनस बोल रहा है लूज किया, लेकिन कितना लूज किया 30 जूल लूज किया। ठीक है, तो एफएस जो है वो डेल्टा ई ए के बराबर है, और मैग्नीट्यूड में अगर हम देखें, मैग्नीट्यूड में देखें सिंपल हम इस चीज का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो वो डेल्टा ई ए के बराबर है, और यहां पर तो ये पॉजिटिव ही है, तो मैग्नीट्यूड अगेन इसका कितना होगा डेल्टा ई बी के बराबर होगा। ठीक है, इस केस में, इस केस का एफ एस लिखा है, और दोनों केस में एफ तो सेम है, एस भी सेम है। ठीक है,
एफ भी सेम है, एस भी सेम है, यानी वैल्यूज इनकी क्या होंगी, सेम होगी। माइनस बोल रहा है कितना लूज किया, प्लस बोल रहा है कितना गेन किया, ठीक है। क्वांटिटी वाइज 30 यूनिट यहां लूज किया और इसने यहां पर कितना गेन किया, ठीक है। अब हम कहें कि भाई इसने कितना गेन किया, तो भैया वो तो एफ एस के बराबर है, तो यानी यहां जितना लूज कर रहा है उतना ही तो यहां गेन कर रहा है, क्योंकि जितना वैल्यू यहां नेगेटिव में उतना वैल्यू यहां पॉजिटिव में है। पॉइंट समझ आया, ठीक है। बस प्लस माइनस से कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने थोड़ा सा बोला, ध्यान देना इस पे। लेकिन देखो कितना लूज किया, -30, लेकिन जब हम स्टेटमेंट बोलते हैं ना कितना लूज किया, तो -30 नहीं बोलेंगे, 30 यूनिट लूज किया, 30 जूल लूज किया। कितना गेन किया, इसने कितना गेन किया, सॉल्व तो नहीं किया है हमने, सॉल्व तो नहीं किया है, लेकिन जो इसने गेन किया वो एफ एस के बराबर है, और ये माइनस एफ एस के बराबर है, जो कि अगेन -30 देगा, माइनस माइनस काट देंगे तो एफ एस की वैल्यू 30 आएगी, तो इसकी वैल्यू भी तो 30 ही हुई ना, इसकी वैल्यू भी तो 30 हुई। जो मैंने फिगर्स अपनी मर्जी से ले लिया उस हिसाब से ये -30 है, लेकिन देखा जाए तो एफ एस की वैल्यू कितनी है, 30, तो इस एफ एस की वैल्यू भी कितनी होगी, 30, क्योंकि एफ एफ तो सेम है, एस एस तो सेम है, तो इसकी वैल्यू भी तो 30 ही होगी। तो अगर इसकी वैल्यू 30 है तो यहाँ पे 30 यूनिट ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, गेन इन एनर्जी, क्योंकि बी ने क्या किया है, गेन किया है। तो कितना गेन किया, उतना ही गेन कर रहा है जितना ये लूज कर रहा है। और यहां से हमें क्लियरली एक बात देखने को मिल रही है कि कुदरत में जो बॉडी पर नेगेटिव वर्क डन हो रहा है वो जितनी लूज कर रहा है ना, दूसरी बॉडी जिस पर पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है वो उतना ही गेन कर रही है। और यहां से हमने डिस्कवर किया कि भैया एनर्जी कंजर्व्ड है, तो फिर हमने कहा कि इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो देखो ये है कहानी इस चीज को समझने की। डायरेक्टली एक स्टेटमेंट बोल के याद कराया जा सकता था, लेकिन थिंकिंग में मैच्योरिटी नहीं आती, क्योंकि हम इंसानों ने ना जब चीजों को खोजा होगा तो ऐसे ही अपनी मर्जी से स्टेटमेंट नहीं बनाया होगा, उस दौरान इंसान इस ऑब्जर्वेशन के साथ गुजर के गया होगा। हमें भी तो वही करना है, फर्स्ट सोर्स से पढ़ने का बस यही तरीका है। देखो हम लोगों को उतनी ज्ञान नहीं होता है, लेकिन जिस इंसान ने पहली बार किया होगा उसने वो ज्ञान कहां से प्राप्त किया, नेचर से। तो नेचर ही हमारा फर्स्ट सोर्स है, ठीक है। कोई भी आप आर्टिकल पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ लो, वो एक थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट सोर्स हो सकता है। पहले सोर्स को सारा ज्ञान होता है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो ज्ञान कम होता जाता है, उसमें चीजें टेढ़ी मेढ़ी होती जाती हैं, लोग गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं, वो समझाना कुछ चाहता है, कोई समझ कुछ लेता है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट सोर्स कौन है, नेचर है। और नेचर क्यों फर्स्ट सोर्स है, क्योंकि जिस वैज्ञानिक ने या गणितज्ञ ने उसको खोजा है, कहां से खोजा है, नेचर से खोजा है। तो नेचर से बेस्ट टीचर इस दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है। नेचर से बेस्ट गुरु इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि वो आपको मार्गदर्शन भी देता है, कहां जाना है, कैसे जाना है, और उसने अपना सिस्टम भी बता दिया है। मुझसे बात करो, जो ज्ञान आपके पास है उसके जरिए नया ज्ञान मैं दूंगा आपको, यानी कि नेचर नेचर देगा आपको। और देखो हर चीज को यहां पर समझा जा सकता है, ठीक है। और यहां पर इस वीडियो के एंड में मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि इस वीडियो को एक दो बार और देखना। रीजन क्या है कि हम यहां फॉर्मूले की रेस में नहीं दौड़ रहे हैं, ब्रेन को मैच्योर करना चाह रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाला चैप्टर जो है वो सेंटर ऑफ मास है, बड़ा ही मजेदार प्यारा इजी सा चैप्टर है, ठीक है। और बहुत नई 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 चीजें आपको एक्सप्लोर कराएगा, ठीक है। तो हम यहां से अपने ब्रेन को अब हर चैप्टर के साथ अपने लेवल अप करेंगे, थिंकिंग को एक्सपैंड करेंगे, ताकि हम सेल्फ लर्नर बने, हमको चीज करने में मजा आए। चीज कोई भी मुश्किल नहीं थी, वक्त थोड़ा ज्यादा लेती है, ये बात मैं मानता हूं, ठीक है। लेकिन अगर मैं सही बताऊं ना, रटने में हमें ज्यादा वक्त लगता है, क्योंकि उसमें जो हम छोटे वक्त में रट्टा मारते हैं ना, वो रट्टा हम कई बार मारना पड़ता है, और फिर हमसे तब भी सवाल नहीं होते हैं। लेकिन जब हमारी थिंकिंग मैच्योर होती है ना, सवालों का स्तर हमारे लिए बहुत छोटा हो जाता है। हम नॉलेज को प्रॉपर वे में जब नहीं लेते हैं तो सवाल चैलेंजिंग हो जाते हैं, मुश्किल हो जाते हैं। नॉलेज प्रॉपर वे में सीखने के लिए थिंकिंग को भी मैच्योर करना होगा हमें, ताकि हमें वो काम करने में आलस ना आए, मजा आए। थिंकिंग मैच्योरिटी से फायदा ये होता है कि हमें कोई भी चीज करने में आलस नहीं आता है। आलस तब आता है जब हमें उस चीज में उसकी रुचि खत्म हो जाती है। और रुचि कैसे बनी रहती है, राइट वे में एक्सप्लोर करके। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सो यहां पर कंक्लूजन, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर mgh, ठीक है। अभी स्प्रिंग का निकालना है, वो हम कैलकुलस वाले पार्ट को देख के फिर निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें उसको एक्सप्लोर करना है, डायरेक्टली तो 1 मिनट का काम है भैया, डिराइव करा दो काम हो जाएगा, वो नहीं करना है, एक्सप्लोर करेंगे, ताकि अब कैलकुलस के साथ भी हम अपने ब्रेन की मैच्योरिटी को एनहांस करें, ठीक है। क्योंकि सेंटर ऑफ मास से कैलकुलस एकदम फुल फ्लेज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें इन बातों को ध्यान रखना है। सो काइनेटिक एनर्जी पता चल गई, पोटेंशियल एनर्जी गुरुत्वाकर्षण वाले केस में पता चल गया, और साथ ही साथ इनके मतलब समझ आ गए, ठीक है। और एनर्जी कंजर्व होता है, ये बात हमने आज यहां पर जाना है, ठीक है। सो इस वीडियो को यहां करते हैं अंत, मिलते हैं अगले अध्याय में जो कि वर्क एनर्जी के ऊपर ही होगा। और लास्ट जो वीडियो होगी इस वाले अध्याय में वो होगी पावर के ऊपर। वो तो खैर बहुत छोटा सा पार्ट है, वो एक लास्ट के 10 मिनट में ही कवर हो जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।